हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th के लाइंस एंड एंगल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने लाइंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम एंगल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण। तो हम एंगल को देखते हैं कि एंगल आखिर होता क्या है। एंगल क्या होता है? when two rays started from the same end point, they formed an angle. They formed an angle. इसका अर्थ क्या है? तो हिंदी में भी बता दे रहा हूं मैं। when two rays, जब दो किरणें एक ही एंड पॉइंट से सेम उभयनिष्ठ अंत बिंदु से स्टार्ट होती है, यानी शुरुआत होती है उनकी, तो वो किसका निर्माण करती है? एंगल का निर्माण करती है। जैसे देखिए, अच्छा, रे को किस तरह से हम पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये सेम एंड पॉइंट है, तो रे जो होता है, रे में एक तरफ एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से जितना चाहे उतना इंक्रीज हो सकता है। जैसे हमने लाइंस में देखा था। लाइंस में हमने क्या देखा था? लाइंस में हमने देखा था कि लाइन जो होती है वो दोनों तरफ इनफाइनेटली एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन रेज क्या होता है? रेज भी इनफाइनेटली एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक तरफ से उसमें एंड पॉइंट होता है, यानी एक तरफ से वो रुका हुआ रहता है। तो इस तरीके से हम रे को डिनोट करते हैं। अब इसी तरीके से दो रेज जिनके एंड पॉइंट सेम है, जैसे यहाँ देखिए ये दोनों रेज हैं और इन दोनों के एंड पॉइंट ये सेम है। तो अगर दो रेज एक ही एंड पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं? एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, इन दोनों रेज, जो दो रेज इस एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म। हिंदी में इसे हम भुजा भी कह सकते हैं या बाह भी कह सकते हैं। ठीक है। तो मैं आर्म, इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कि इसे भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि भुजा थोड़ा सा अच्छा सा लगता है बोलने वक्त, तो ये भुजा है। और ये जो वर्टेक्स है, ये जो सेम एंड पॉइंट है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? जो एंड पॉइंट है जो दोनों के लिए सेम है, इसको हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। जैसे अगर मैं नाम दे दूं इसका, ये मैंने P कह दिया, Q, और इधर मैंने R कह दिया। ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है, हमारा P जो है, ये किसका काम कर रहा है? ये वर्टेक्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वर्टेक्स का वर्क कर रहा है ये। वर्टेक्स को हिंदी में हम कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहते हैं। अब कई बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि वो एंगल को लिख ही नहीं पाते हैं, किस तरीके से उसे लिखा जाता है। तो एंगल को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले कि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, डायरेक्ट वो लिख दीजिए। एंगल को डिनोट किस तरीके से करते हैं? इस तरीके से एंगल को डिनोट करते हैं। ठीक है। मैं बेसिक चीजें लेके चल रहा हूँ जिससे आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो हम 9th क्लास में थ्योरम्स पढ़ेंगे। थ्योरम्स में इनके बहुत ज्यादा यूजेज होते हैं, तो हमें एंगल को किस तरीके से लेना है उसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। तो एंगल को इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब इसे 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी दर्शा सकते हैं। सबसे पहले जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, जैसे P पॉइंट पे एंगल बन रहा है, तो सिर्फ आप P लिख दीजिए। तो एंगल क्या लिखा मैंने? P। दूसरा, आप बस ये ध्यान रखिए कि कहां पर एंगल बन रहा है। एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है? P पॉइंट बन रहा है। अब यहां से आप ऐसे भी इसे पढ़ सकते हैं, Q, P और R, Q, P और R। ठीक है। या तीसरा, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल का साइन बनाया, R, P, Q। आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे इसमें कि तीनों में, जैसे यहाँ पर तो हमने सिंगल पॉइंट लिया, P लिख दिया, लेकिन इन दोनों में जहां पर एंगल बन रहा है हम उसे बीच में लिख रहे हैं। तो याद रखिए, जो भी एंगल आपको लेना है, जो पर्टिकुलर एंगल लेना है, उस पॉइंट को हमेशा बीच में लिखिए। तो यहाँ P पॉइंट पे एंगल बन रहा है तो हमने P को यहाँ भी बीच में लिया, और इधर से भी जब हमने इसे पढ़ा तो भी हमने एंगल P को बीच में लिया, मिडल में लिया। तो ठीक है। तो 3 तरीके से मैंने इस एंगल को रीड किया, एंगल P और एंगल QPR और RPQ। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम टाइप्स ऑफ एंगल को स्टडी करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल पर। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, सॉरी गाइस, टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। ठीक है। तो एक्यूट एंगल की बात करते हैं। एक्यूट
एंगल, एक्यूट एंगल की बात करते हैं। एक्यूट एंगल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल को हम हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। और आप थोड़े से हायर क्लास में आ चुके हैं तो आपको इस तरह से डेफिनेशन करके नहीं याद रखना है। अगर कोई आपसे तुरंत पूछता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है तो थोड़ा अच्छे तरीके से आप उसको बोलेंगे। तो किस तरीके से बोलेंगे? कोई भी एंगल यानी कोई भी कोण जो 0 डिग्री से ग्रेटर होता है, ठीक है। एंगल को मैंने थीटा से डिनोट कर दिया, ठीक है। एंगल को यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। तो मैंने एंगल को थीटा से डिनोट कर दिया। कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और 90 डिग्री से लेस देन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे कि व्हाट इज एक्यूट एंगल, तो बोलो, आप क्या बोलेंगे? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री नॉन एज एक्यूट एंगल, ठीक है। अब हम राइट एंगल की बात करते हैं। सेकेंड है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हिंदी में समकोण। ये क्या होता है? एंगल विच इज 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण या राइट एंगल कहते थे। ये इक्वल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पर। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में कहते हैं हम अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल को हम हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। तो एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री नॉन एज ऑब्ट्यूस एंगल। यानी कोई भी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो इसे भी कैसे डिनोट करेंगे? 90 से ग्रेटर एंड लेस देन 180 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप इन एंगल्स को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल से पहले मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रेट एंगल की, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल को देख लेते हैं। स्ट्रेट एंगल, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था ऐसे स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट, STRAIGHT, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, इसे हम कहते हैं सीधी रेखा का कोण। क्या कहते हैं? सीधी रेखा का कोण आप कह सकते हैं सिंपली इसे सीधी रेखा का कोण। कोई भी एंगल जो 180 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल होता है। ये किसी भी लाइन पर बनता है, ठीक है ना। जैसे इस तरीके से आप मैं दिखा दे रहा हूं, जैसे ये है। तो अगर मैं यहाँ पे इसे कहूं तो ये कितने डिग्री हो गया? 180 डिग्री। या अगर मैं नीचे भी इस तरीके से यहाँ पे भी लूं तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। अब इसी में मैं एक और बात कर लेता हूँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वो इसी के इक्वल होता है, लीनियर पेयर 180 डिग्री के। तो वो होता क्या है? इसी को दूसरे फॉर्म में हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लेकिन कब कहते हैं तो वो भी देख लीजिए। लीनियर स्ट्रेट एंगल बोला गया आपसे तो डायरेक्ट आप इस तरीके से लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे मैं पूछूं ये कितने डिग्री का है तो ये भी 180 डिग्री का। लीनियर पेयर क्या हो जाता है? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी रेखीय युग्म का कोण। इसे हम क्या कहेंगे? रेखीय युग्म का कोण, ठीक है। तो इसे देख लीजिए कि ये क्या होता है। हिंदी में मैं यहां लिख दे रहा हूं इसे रेखीय, हिंदी वाले हिंदी भी नोट करते जाइएगा। रेखीय युग्म का कोण, ठीक है। क्या होता है ये? रेखीय युग्म का कोण। लीनियर पेयर में क्या होता है? लीनियर पेयर में होता है कि अगर कोई भी किसी भी एंगल के दो नॉन कॉमन आर्म जो होते हैं यानी जो दोनों में सेम नहीं होते हैं वो मिलकर अगर एक रेखा को बनाए यानी एक स्ट्रेट लाइन को बनाए तो वहां पर हम उन दोनों एंगल्स को मिलाकर कहेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। जैसे देखिए समझिए, यहाँ पे जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ किया इस तरीके से, तो एक ये भी एंगल है और एक ये भी एंगल है। अब ये तो इन दोनों एंगल में कॉमन आर्म का काम कर रहा है। ये लाइन जो है, सॉरी ये रे जो है, ये दोनों में कॉमन आर्म का काम कर रहा है। लेकिन ये रे और ये रे ये दोनों नॉन कॉमन है यानी दोनों में सेम नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर
किसका फॉर्मेशन किया, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन किया, यानी इस एंगल ने मिलकर इस एंगल ने मिलकर एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर दिया। तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे, यानी रेखीय युग्म का कोण बोलेंगे इसे। ठीक है, जैसे अगर मैं इसे x बोलूं और इसे मैं y बोलूं तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेखीय युग्म का कोण कहलाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम रिफ्लेक्स एंगल को देखेंगे। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल को देखते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में कहते हैं बृहत कोण। क्या कहते हैं, बृहत कोण, बृहत कोण। हिंदी में थोड़ी बहुत गाइस मिस्टेक हो जाए तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, बृहत कोण। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कोई भी एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है और 360 से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो जैसे एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री नॉन एज रिफ्लेक्स एंगल, यानी कोई भी कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा हो, अधिक हो और 360 से कम हो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो 180 से ग्रेटर, ठीक है, थीटा जो होगा हमारा, थीटा 180 डिग्री से ग्रेटर होगा एंड लेस होगा 360 डिग्री से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल हमारा क्या होता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होता है वो हमारा, इसे हम कह सकते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण ये पूरा 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो ये पूरा जो होता है इक्वल होता है 360 डिग्री के। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई मैंने ये बनाया, इस तरीके से मैं यहाँ पे अगर पूरी साइकिल एक कंप्लीट कर लेता हूँ तो ये पूरा कितने में कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा 360 डिग्री का। यानी कंप्लीट एंगल जो होता है संपूर्ण कोण पूरा एक साइकिल होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 360 डिग्री कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे और भी हमारे इंपॉर्टेंट एंगल्स है, जैसे एक मैं बात कर लेता हूँ एडजेसेंट एंगल की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल को देख लीजिए, एडजेसेंट एंगल। और इसमें और लीनियर पेयर में आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, लेकिन वो मैं दूर कर देता हूँ। तो पहले मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, फिर मैं एडजेसेंट एंगल को आपको बताता हूँ। ये नोट हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल यानी इसे हिंदी में कहते हैं हम संलग्न कोण। क्या कहते हैं, संलग्न कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, लीनियर पेयर में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल में जैसे हमने लीनियर पेयर में देखा था, हम लीनियर पेयर में हमने क्या देखा, लीनियर पेयर में हमने देखा कि एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की थी। ठीक है, फिर मैंने यहां से क्या किया था, इस तरीके से ये लिया था, आपने ये देखा था, ये हमने ले लिया था। लेकिन वहां पर हमने ये देखा था कि ये जो है ये किसका फॉर्मेशन कर रहा था, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहा था, इसलिए हमने उसे लीनियर पेयर ऑफ कहा। लेकिन अगर वो लीनियर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन ना करे तब हम उसे कहेंगे एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए अब अगर मैं इस तरीके से लूं, ये मैंने लिया, ठीक है, और ये एक रे लिया मैंने, और एक मैंने ये रे ले लिया। ठीक है, जैसे वहां भी 3 रेज थे, यहाँ भी 3 रेज है, लेकिन वहां पे ये था कि वहां पे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, ऐसे दो एंगल्स, ठीक है, ऐसे दो एंगल्स, ठीक है, 2 एंगल्स इन विच अ कॉमन वर्टेक्स, दोनों एंगल्स के लिए, इन दोनों एंगल्स के लिए वर्टेक्स क्या है हमारा, कॉमन है। यानी ऐसे दो कोण जिनके लिए उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ठीक है, और कॉमन आर्म हो, क्या हो, कॉमन आर्म। तो इसकी 2 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स यानी उभयनिष्ठ। कॉमन को हिंदी में हम कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। तो कॉमन आर्म हो, ठीक है, और क्या हो, कॉमन हमारा वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स हो, यानी उभयनिष्ठ हमारा क्या हो, शीर्ष हो। वर्टेक्स को शीर्ष कहते हैं, मैंने बता दिया। तो ऐसे दो एंगल्स
ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन ना करें। अगर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं तो हमारे ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, यानी कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स, यानी उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे पेयर। किसका कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल्स का पेयर कहलाएगा। किसका कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल्स का पेयर। ठीक है, जैसे मैं इसको एक्स और इसे वाई कह दूं तो ये एडजेसेंट एंगल का हमारा पेयर कहलाएगा। चलिए अब हम आगे के एंगल्स पे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब हमने कौन कौन से एंगल अभी तक स्टडी किए, राइट एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद हमने कंप्लीट एंगल को किया, फिर हमने एडजेसेंट एंगल को किया। अब हम कुछ और एंगल्स के बारे में देखते हैं। जैसे एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहना सही नहीं रहेगा तो मैं इसे पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह रहा हूं। पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में हम कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण। क्या कहेंगे हम इसे, पूरक कोण कहेंगे। ठीक है गाइस, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या कहते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो टू एंगल्स, if the sum of two angles is 90 degree then we called complementary angle, then we called as pair of complementary angles, हम उसे कहेंगे यानी पूरक कोणों का युग्म कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी अगर इक्वल है 90 डिग्री के, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे यानी पूरक कोणों का समूह कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम कहते हैं हिंदी में समपूरक कोण। क्या कहते हैं, इसे पूरक कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे दो एंगल्स जिन्हें सम करके ऐड करके 180 के इक्वल आता है उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं यानी समपूरक कोण कहते हैं। तो जैसे अब मैं यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q मैंने लिया, ठीक है, अगर इन दोनों को सम करके 180 डिग्री आ रहा है यानी 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और एंगल्स को स्टडी करेंगे। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट एंगल्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट एंगल्स को पढ़ने जा रहे हैं तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। आपने लाइंस वाले चैप्टर में ट्रांसवर्सल लाइन को स्टडी किया था, तो ट्रांसवर्सल लाइन हमने यानी अनुप्रस्थ रेखा को पढ़ा था, यानी कोई भी अगर दो लाइन है इस तरीके से, और मैं यहाँ पे जो कंडीशन बता रहा हूँ तो देख लीजिएगा किस तरीके से मैं कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, हमने ये पढ़ा था लाइंस वाले चैप्टर में कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे दो लाइनों को काटे जो पैरेलल हो तभी वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। अगर वो पैरेलल नहीं है और तब भी कोई तीसरी लाइन आकर उसे अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो भी वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। और वहां पर कुछ पेयर्स, एंगल्स के पेयर्स बनते हैं। तो जैसे अब मैं यहाँ पे ले रहा हूं तो यहाँ पे मैं इन दोनों लाइनों को पैरेलल ले रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल यानी समांतर लिया मैंने इन दोनों रेखाओं को। अब एक लाइन मैंने ड्रॉ किया जो इसे अलग अलग पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे कुछ एंगल्स बनेंगे तो वो एंगल्स क्या होंगे, और जब दोनों लाइन है, जिन दोनों लाइनों को वो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करी, अगर वो पैरेलल है तो उनके बीच रिलेशन क्या होता है मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तभी ये रिलेशन होता है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो सिर्फ वो पेयर्स कहलाएंगे, युग्म कहलाएंगे। लेकिन जब वो पैरेलल लाइन से यानी समांतर रेखाओं को अगर ये कोई लाइन ऐसे आके मतलब इंटरसेक्ट कर रही है तब उनके बीच, एंगल्स के बीच क्या रिलेशन होता है। तो क्या क्या एंगल्स होते हैं हमारे, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले एंगल्स के नाम लिख दिए, 1 2 3 4। सॉरी गाइज, हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में भूल गए हैं तो उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को इसके बाद हम ले लेंगे। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को 1 2 3 4
ठीक है, कैसे भी ले लीजिए आप, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, यानी संगत कोण की। ठीक है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होती तो मैं उसे कहता कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहता, पेयर कहता। लेकिन अब ये दोनों लाइनें पैरेलल तो उनके बीच रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी हिंदी में इसे कहते हैं संगत कोण। जैसा कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड से पता चल रहा होगा हिंदी में संगत से, कि कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत, बिल्कुल सेम, यानी दो ऐसे एंगल जिनमें सेम प्रॉपर्टी होती है उसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी, इसको लाइन का नाम मैंने नोट कर दिया L, M एंड N। अब इस लाइन के ऊपर ये एंगल है 1, यहाँ 5 भी इस लाइन के ऊपर है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में, यानी ये दोनों एंगल्स लाइन्स के ऊपर है और दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है। तो ये दोनों में सेम प्रॉपर्टी है, तो ये किसका पेयर कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। लेकिन अगर ये दोनों लाइनें यहाँ पे पैरेलल है, तो अब इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर में रिलेशन क्या होगा, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। जैसे देखिए, एक मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होती यानी समांतर नहीं होती, तो मैं सिर्फ इसे ऐसे लिखता, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, ऐसे लिख देता मैं, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग और पेयर एंगल्स में लिख देता। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देता। ठीक है, पेयर ऑफ में क्या लिखता, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखता। लेकिन अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी को कहूंगा कि इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। अब इसी तरीके से जैसे 1 और 5 में हमने देखा, इसी तरह से तो इस साइड में देखिए, ये भी लाइन के ऊपर है 3, ये भी लाइन के ऊपर है 6, तो 3 और 6 और दोनों एक तरफ है, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। इसी तरीके से देखिए 2 लाइन के नीचे है, 7 लाइन के नीचे है। ठीक है, और दोनों एक तरफ है, तो 2 और 7, 2 एंड 7 इक्वल होंगे, यानी एंगल 1, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, अगर दोनों लाइनें पैरेलल है और कोई तीसरी लाइन आकर उसे यानी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, आपस में वो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 5, एंगल 2 इक्वल एंगल 7, एंगल 3 इक्वल एंगल 6। ठीक है, प्रॉपर्टी आप बस सेम देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है या नहीं है। दोनों के बीच सेम प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, जैसे ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, ये लाइन के इस साइड, ये भी लाइन के इस साइड, तो एंगल 3 इक्वल आ गया एंगल 6 के। इसी तरीके से हम देख रहे हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हमने देखा। अब दूसरे एंगल्स की बात करते, तो आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स की, कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे पेयर ऑफ मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला, इसी तरीके से अगर ये लाइनें पैरेलल नहीं होती, समांतर नहीं होती, तो बोलता मैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो आप उसी चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स की बात करने जा रहा हूँ। अल्टरनेट एंगल्स यानी इन एंगल्स का बहुत ज्यादा